नमस्कार, प्रणाम, सत श्री अकाल, केम छो, केमना छे, कसक काय, जय बद्री विशाल। नया साल सबको मुबारक हो। बहुत बहुत बधाइयाँ नए साल की। 2025 में हम लोग प्रवेश कर चुके हैं दोस्तों। और सच कहे ने 12 एपिसोड पिछले साल पूरे किए। तो मैंने सोचा कि क्यों ना आप दर्शकों के रूबरू हुआ जाए और कुछ समस्याएं बताई जाएं इस देश की और उसका क्या समाधान है उसके बारे में भी आपसे सीधी बात की जाए। आप ये जानते हैं कि हमारा ये शो जो सच कहें है, ये किसी पार्टी को सपोर्ट नहीं करता, ये आपके लिए है, जनता के लिए है। बहुत सारे लोग शो करते हैं, मीडिया है, बहुत सारे लोग यूट्यूब चैनल पे भी आपसे बातचीत करते हैं, लेकिन आज मैंने सोचा कि सच कहें के माध्यम से मैं आपको कुछ नई जानकारियां देने की कोशिश करूं, मिला जुला करके, कि अब हमारी राजनीति और हमारा समाज किस तरफ जा रहा है। तो दोस्तों, मैं आना चाहूँगा आप युवाओं पे और बात करूँगा बिहार की। बिहार जहाँ से राजनीति बदलती है, ये इतिहास है। इतिहास के बारे में आप हम सब पढ़े होंगे। मैं तो इंजीनियरिंग का छात्र रहा हूँ, लेकिन मैंने भी इतिहास कुछ पढ़ा है 10th तक। जहाँ तक इतिहास हमने पढ़ा था, वो इतिहास और आज के इतिहास में मुझे बड़ा फर्क नजर आता है दोस्तों। अब फर्क कैसे है, आपका ये सवाल होगा। तो हम आते हैं बिहार पे। आपको याद होगा दोस्तों, 50 के दशक में जब हमारा देश आजाद हुआ था, तो पहला आंदोलन बिहार में हुआ था और उस समय के हमारे प्रधानमंत्री नेहरू जी को बिहार जाना पड़ा था। उसके बाद एक आंदोलन बिहार से शुरू हुआ, जेपी आंदोलन कहा करते हैं जिसको। हालांकि जेपी साहब नहीं चाहते थे कि स्टूडेंट आएं, लेकिन छात्रों ने उस आंदोलन को 1974 में इतना बड़ा कर दिया कि सत्ता ही पलटने की नौबत आ गई, और पलट भी गई। आज भी हम जेपी आंदोलन को याद करते हैं। उस आंदोलन से एक बहुत बड़े नेता उभरे जो पिछले 19 साल से 10 या 11 बार कंटिन्यूअस, आप कहें तो कभी इस पार्टी में कभी उस पार्टी में, लेकिन रहे मुख्यमंत्री। 2010 में पहली बार वो ज़्यादा सीटों पर आए थे, उसके बाद वो कम सीटों पर होने के बावजूद भी कभी इस पार्टी में कभी उस पार्टी में जा कर के और मुख्यमंत्री बनते रहे। सत्ता और सीट, क्योंकि उनको सीट नहीं छोड़नी थी। नीतीश कुमार जी हमारे माननीय मुख्यमंत्री बिहार के। और दोस्तों, अगर आप और आज के हमारे युवा, बिहार के युवा स्पेशली मुझे सुनना चाहेंगे इस समय देश के युवाओं के साथ में, जहां पे 25 साल से, मैं ऑफिशियली आपको प्लस माइनस कुछ 5-10% बोलूंगा, तो 25 साल से कम के युवा 52% बिहार में है। वो आंदोलन और ये आंदोलन जो पटना में हुआ, दोस्तों, वो नीतीश कुमार जी और आज के नीतीश कुमार जी। दोस्तों, मैं ये बताना चाहूंगा कि इतिहास कौन लोग बनाते हैं, इतिहास किनको याद रखता है। दोस्तों, इतिहास उन लोगों को याद नहीं रखता जो शुरुआत में अपने टाइम को स्टार्ट करने के लिए कुछ भी जनता से बोल जाते हैं। जैसे 2013 में दिल्ली में लोगों ने देखा अन्ना जी के आंदोलन के टाइम में, अन्ना आंदोलन जब हुआ तो हमारे अरविंद केजरीवाल जी जो दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, वो बड़ी बड़ी बातें किया करते थे। ये अरविंद केजरीवाल जी, वो बिहार का आंदोलन, वो कि ये। अब मैं आपको एक कंपैरिजन दिखाऊंगा इसमें, एक किस तरीके से लोग बदलते हैं सत्ता पाने के बाद। तुलसीदास जी ने भी कहा दोस्तों कि प्रभुता पाई काहू मद नाही। तो मैं ये देखता हूं, मैं दोनों चीजों को एक मिश्रण करके आपको समझाना चाहूंगा कि बिहार में दोस्तों, अभी कुछ दिन पहले ही डीएम साहब ने एक छात्र को थप्पड़ मारा। मैंने शो किया था और मैंने उस पर ऐतराज भी जताया था, हमारे साथियों ने भी ऐतराज जताया था। लेकिन हुआ क्या? छात्रों की क्या मांग थी? अगर परीक्षा में धांधली हुई है,
सरकारें कहती है कि 1 नेशन 1 इलेक्शन। मैंने अपने पीछे शो में कहा था कि भाई 1 नेशन 1 इलेक्शन के खिलाफ नहीं है, पर क्या आप करा पाएंगे? आप एक एग्जाम नहीं एक साथ करा सकते? तो क्या जो लोग उस लेवल पे हैं कि परीक्षा पास करेंगे वही करेंगे? बिहार में तो जातीय जनगणना भी हो चुकी है। मैं अपने शो में हमेशा से बोलता आया हूं कि जातीय जनगणना करने से ही केवल देश की गरीबी और समानांतर जो आप देश को देखना चाहते हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में हैं, भाई भाई ऐसा जो आप बोलते हैं, क्या वो पूरा हो जाएगा? तो बात करते हैं छात्रों के आंदोलन की और उसको दिल्ली के रिलेट करते हैं आंदोलन से, अन्ना जी के आंदोलन से। तो दोस्तों, नीतीश कुमार जी गए पटना से दिल्ली, पटना से दिल्ली गए और आकर के वो कुछ लोगों से मिलकर वापस पटना गए। तो छात्रों के मन में एक बड़ी आशा थी कि शायद वो जो पेपर का मामला आया है उस पर बात करेंगे, पर पत्रकारों ने पूछा भी, उन्होंने तो कोई जवाब दिया नहीं। तो नीतीश कुमार जी से मैं एक छोटा सा सवाल पूछना चाहूंगा कि नीतीश कुमार जी, आप भी छात्र नेता रहे, क्या आप उस दर्द को भूल गए? या कोई प्रॉब्लम है, कोई परेशानी है आपको? आप उन छात्रों की बात तक नहीं सुनना चाहते? और उसी छात्र आंदोलन से निकले हैं आप। और मैं उनके विपक्ष की भी बात करना चाहूंगा, प्रशांत किशोर जी, अब उनके बारे में भी जान लीजिए। कुछ दिन पहले लोगों को कैसे जिताया जाए उसकी रणनीति बनाते थे। बीजेपी को भी जिताया उन्होंने, बंगाल में भी रहे वो। अब वो खुद राजनीति में उतर आए हैं और वो छात्रों से मिलने गए। और छात्रों से जब मिलने गए, उससे पहले मैंने शो किया था, उसके बाद उन्होंने बोला मैं तुम्हारे साथ हूं, तुमको कुछ करना पड़ेगा। और ऐसा कर दिया कि छात्र जो 25 साल के होते हैं, 20 साल के होते हैं, उन युवाओं के अंदर एक रोष आ गया और वो आगे बढ़े और उनकी पिटाई हुई। सर्दियों में दोस्तों, दिसंबर की सर्दियों में रात को अगर किसी की पिटाई होगी तो रूम हीटर लगाकर गीजर में नहाने वाले लोग जो नियम बनाते हैं उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। वो तो मीडिया आई, बाइट लिया, उनके भी व्यूज बढ़ गए और आप दर्शक देखते भी हैं, ऐसे ही न्यूज देखते हैं आप, लेकिन उनका कोई बयान नहीं आया। ये चलता ही रहेगा क्योंकि ये यहाँ से पास में दिल्ली एनसीआर में एक किसान आंदोलन के बड़े नेता एक आमरण अनशन पे बैठे हैं। कोई सरकार उनसे ये भी तक पूछने की मोहलत नहीं उठाती, उनको मिलने की मोहलत भी नहीं है उनके पास, मिलना भी नहीं चाहते। उनकी जान जा रही है, बीमार हैं वो, और किसानों ने क्या आपसे मांग कर दी? आप किसानों की बात करते हैं, आप जो लागत आ गई है खेती में, हम लोग भी किसान परिवार से आते हैं, वो 10% ज्यादा हो गई है। अगर बिहार में बोला जाए तो आंकड़ों पे मैं नहीं जाऊंगा, आप YouTube चैनल पे बहुत सारे आंकड़े देखते होंगे, उसमें हम समय बर्बाद नहीं करेंगे। तो एक वो आंदोलन और एक ये आंदोलन, 50 के दशक का आंदोलन, 2013 का आंदोलन और 2024 का आंदोलन। तो दोस्तों, हम इन आंदोलन से सीखते क्या हैं? जो हमारे मुख्यमंत्री दिल्ली के कहा करते थे कि मैं तो कुछ भी नहीं लूंगा, मैं तो कोई सुरक्षा भी नहीं लूंगा, उनका घर जाके देखिए। पहले अपने आप को तो ठीक करें। राजनीति किस कदर बहक चली है ये समझ में नहीं आता, और बहुत तकलीफ होती है इन चीजों से कि इतिहास को किस तरह से पेश किया जा रहा है, कैसे पेश किया जा रहा है। जैसे चाहो वैसे इतिहास बना दो। सरकारें हैं, तब की सरकारें और अब की सरकारें
पहले भी उच्च पदों पे बैठे हुए लोग जो जज हुआ करते थे या ऐसे पदों पे जहां से आप राजनीति में नहीं आ सकते, पहले भी उनको बड़े ओहदे पे बिठाया जाता था और आज भी बिठाया जाता है। तो जब आप पूरे सत्ता को अपने नियंत्रण में कर देंगे दोस्तों, तो फिर आप नियम बना दीजिए, कोई भी इतिहास बना दीजिए। जब एक मुद्दा, कोई भी मुद्दा, एक बड़ा मुद्दा जब बनने लग जाता है, महंगाई है, बेरोजगारी है, तो आप इतिहास को पलट लीजिए, इतिहास में चले जाइए। इतिहास तो अपने हाथ में है, जैसा आप कहेंगे वैसा लोग मान लेंगे। फिर लोग जीएसटी को भूल जाएंगे। क्यों याद रखना जीएसटी को? एक आम आदमी दोस्तों, एक आम आदमी 60%, 55 से 60% टैक्स देता है। आप हैरान हो जाएंगे जान करके कि आप आईटीआर भरते हैं या नहीं भरते। पॉपकॉर्न पे टैक्स सुना होगा आपने, आटा, चावल, दाल, हर चीज पे टैक्स सुना होगा आपने। तो ये टैक्स जो आम आदमी भरता है, तो मैं आपको बताना चाहता हूं दोस्तों कि ये टैक्स कहां से आता है। आप लोग ही देते हैं इस टैक्स को, हम लोगों से लिया जाता है। तो आपके टैक्स से कुछ लोगों का लोन भी माफ किया जाता है, बिजनेसमैन का शायद। तो दोस्तों मैं ये कहना चाहता था कि आज रुपया 85 रुपये $1 की कीमत है। तो ये रुपया 2013 में 12 में जब 60 और 65 रुपये पे हुआ करता था, तो वो लोग और ये लोग वो कहते थे कि मुझे सत्ता में लेके तो आइए, मैं रुपया को 50 रुपया का कर दूंगा या इससे नीचे लेके चला जाऊंगा, पेट्रोल डीजल की कीमतों को कम कर दूंगा। जीएसटी जो आ रही है पूरे देश के चीजों को बदल देगी। पर हुआ क्या? हुआ क्या? टैक्स पे टैक्स बढ़ता जा रहा है। आटे पे टैक्स दे रहे हैं आप, पॉपकॉर्न पे टैक्स दे रहे हैं आप, पुरानी गाड़ियों पे भी सुना है अभी टैक्स चालू हो गया। नई गाड़ी लेके आइए, आप कर्जे से परेशान हैं, रोड पे टैक्स देंगे, उसके बाद उसका चालान होगा तो टैक्स देंगे। और इंजीनियरिंग की भी बात कर लें दोस्तों, बहुत जरूरी है। आप ये सोचते होंगे कि आपका जो ये पैसा है वो देश के विकास में लग रहा है। हाँ, क्यों नहीं लग रहा? मैं तो इंग्लैंड भी गया था, यूके गया था मैं, और मैंने वहां का के लोग जो करदाता हैं, जो टैक्स देते थे, वहां पे मैंने रेड लाइट देखा। आप चले जाइए, हमारे यहाँ की रेड लाइट देख लीजिए, बंद है, पता ही नहीं चलेगा आपको। अगर मीडिया का कोई पर्सन कैमरा लेके पहुंच गया तो कहेगा बाबूजी हमें क्या करना, हम तो देख रहे हैं, बंद कोई आके ठीक कर दे तो हम चला देंगे। लेकिन टेक्नोलॉजी में भी हम कितने पीछे हैं, क्योंकि मैं इंजीनियर हूं तो बात करूंगा। जो आप फॉरेन में देखेंगे, यूके में, वहां पे लाइट की हाइट है, आपको पता चल जाता है, रोडों पे एक मार्किंग दी हुई है, एक इंजीनियरिंग है। आपके यहां आप चले जाइए, कहीं से भी कोई यू टर्न ले लेगा, कोई एक्शन नहीं, कुछ नहीं हो सकता। तो आपके टैक्स को क्या बेनिफिट है? आपके टैक्स देने का बदलना होगा दोस्तों, हमको बदलना होगा, हमको आवाज उठानी होगी। पहले जब कभी बजट होता था तो मैंने देखा था मेरे सामने, आप लोगों में बहुत सारे लोग छोटे होंगे, बड़े होंगे, 2012, 11, 10 मीडिया जाती थी पूछने की आटा महंगा हो गया, चावल महंगा हो गया, टमाटर महंगा हो गया, प्याज महंगा हो गया, सिलेंडर महंगा हो गया। लेकिन अब क्या? सिर्फ धर्म के नाम पे राजनीति करेंगे। ईश्वर में आस्था सबकी होनी चाहिए, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, ये देश सबका है और ये सभी मानते हैं। ऐसा नहीं है कोई आके कहता है। मैं तो ये मानता हूं कि धर्म, जाति, हर चीज से ऊपर उठिए,
क्योंकि सबसे ज्यादा शोषण आपका हो रहा है। कोई जाति जनगणना कराएगा, कोई कभी 80 तो 20 का परसेंटेज लेके आएगा, कोई 90-10 का परसेंटेज लेके आएगा। पिसते आप हैं, क्योंकि आपको सुनना किसको है? जो मसाला देता है, मिर्च देता है। आपको सच्चाई नहीं जाननी। एक कविता है मेरी कि बेरोजगारी की धूप में जलती हुई जिंदगी, पैसों की तलाश में जूझती हुई जिंदगी, कुछ बनने कुछ बनाने की तमन्ना लिए आपके शहर सिर्फ तमन्नाओं का बोझ उठाती हुई जिंदगी। हो सिफारिश तो बात बन जाए तुम्हारी भी है बेरोजगार, वरना देख लो रेत की तरह हाथ से फिसलती हुई जिंदगी। तो हौसला तो करना पड़ता है, कई जख्म कई घाव बन जाते हैं। हो जाए अगर पाने का इरादा बुलंद, तो मंजिलों के पांव हो जाते हैं। दूर से देखकर हिम्मतें हौसला मत हार, मंजिलों तक पहुंचने के लिए चलना तो पड़ता है, और सोचने से सिर्फ कहानियां ही बनती हैं। इतिहास बनाने के लिए लड़ना तो पड़ता है। तो लड़ना पड़ेगा आपको दोस्तों। घर में बैठकर एसी कमरे में या गीजर लगे हुए नहाने से या हीटर लगा के सोने से ये देश बदलने वाला नहीं है। आपको बदलना पड़ेगा दोस्तों। शुरुआत आपको अपने यहां से करनी होगी। वो हिंदू हैं, वो मुस्लिम हैं, वो सिख हैं, वो ईसाई हैं, सबका अपना अपना धर्म है। अगर मैं आपको बताऊं तो सबसे पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा जो मानने वाले हैं वो ईसाई धर्म के लोग हैं। उसके बाद मुस्लिम धर्म आता है और फिर हमारा सनातन हिंदू धर्म आता है, जिसके 124-25 करोड़ अनुयायी हैं। और हमारा देश इतना प्यारा देश है कि यहां पे सारे धर्मों को बराबर सम्मान दिया जाता है। पर लीडरशिप जब भी आती है तो आपस में लड़ाती है, आपस में लड़ाती है। क्यों लड़ना हमको? वो इसलिए लड़ाती है क्योंकि आपका ध्यान महंगाई से, बेरोजगारी से, और बेरोजगारी से याद आया दोस्तों, हमारे शो में एक बड़े नेता आए थे बीजेपी के। वो कहते हैं बेरोजगारी है ही नहीं। कहां बेरोजगारी है? रोजगार खुद पैदा कर लो। जब आपके टैक्स के पैसों से चंद बिजनेसमैन के टैक्स माफ किए जाएंगे लाखों करोड़ के, जब भी चुनाव आएगा आप गलत और मुफ्त की घोषणाएं करेंगे और इंफ्रा आपका जीरो। आप दिल्ली में चले जाइए, आप कहीं भी चले जाइए, सड़कें टूटी मिलेंगी आपको। आप कार खरीद के लाइए। अब तो खैर हमारे देश में मैन्युफैक्चरिंग बहुत कम होती जा रही है, ये आप देखते होंगे, क्योंकि मैं इंजीनियर हूं तो मैं बताऊंगा। इंपोर्ट बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, एक्सपोर्ट कम होता जा रहा है, रोजगार है नहीं, क्योंकि हम ईमानदार नहीं हैं। हम डरे हुए हैं कि हमने अगर कुछ बोल दिया, जीएसटी के ऊपर अगर हमने कुछ बोल दिया, अगर हमने महंगाई के ऊपर कुछ बोल दिया, तो हम पे एक्शन हो जाएगा। तो डरिए नहीं। हम वो खून हैं जिन्होंने इस देश को आजाद कराया था। तब कोई मुस्लिम नहीं, कोई हिंदू नहीं, कोई सिख नहीं, कोई ईसाई नहीं, सबने मिलकर के इस देश को आजाद कराया था। बढ़ना है आगे दोस्तों, पहचानना है अपना लीडर, और भूलना है उन लीडर्स को जिन्होंने झूठ बोला है आपसे, काम लेने के लिए झूठ बोला है आपसे। चाहे वो फिल्म इंडस्ट्री हो, चाहे वो राजनीति हो। 2 बार माफ करते हैं आप, तीसरी बार नहीं करना चाहिए। अगर आप करते हैं, जुर्म सहते हैं, तो दोष आपका है। आप जो टैक्स देते हैं, अगर ईमानदारी से सरकारें उस पर काम करें, एक नीति बनाई जाए, तो भारत को विकसित होने में मैं कहता हूं 8 साल से ऊपर नहीं लगने वाला। मगर आप कहेंगे, कोई सरकार कहेगी 15 लाख खाते में आ जाएंगे, कोई सरकार बोलेगी कि 2,500 से 3,000 रुपए हम बहनों को देंगे,
किसानों को 6,000 रुपए देंगे, ठीक है, अच्छी बात है, देना चाहिए, लेकिन उससे आपका जो बचत खाता है वो कहां पे चला गया? क्या आप विकास कर पा रहे हैं? हम जिन रोड पे जाते हैं, आप चले जाएं 400 किलोमीटर, आपका 2,000 का टोल आ जाएगा। आप गाड़ी से जा सकते हैं क्या? और शर्म के मारे आप बात नहीं करेंगे। तो सोचना आपको है दोस्तों। शो थोड़ा लंबा हो गया, लेकिन क्या करें, अगर बात समझना है तो बात तो करनी पड़ेगी। कोई मसाला नहीं है दोस्तों मेरे शो में। मैंने शुरू से प्लान किया था कि 12 एपिसोड मैं गेस्ट के साथ करूंगा, ताकि उनका एक ओवरव्यू हमारे दिमाग में मिले और हम आपसे रूबरू हों, बातचीत करें सच कहें के माध्यम से, और बहुत बड़ी घोषणा करें आने वाले कुछ समय में, क्योंकि जनता से ऊपर कोई नहीं है। ये चाहे तो सर पे बिठा दे, चाहे तो फेंक दे नीचे। पहले यही होता था सर। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।